जिनके नंबर कम आ रहे हैं ना मेरे को उनके लिए एक सजेशन है। देखो 2 पार्ट है पेपर के, एक लगभग 35 क्वेश्चन है, दूसरे 65 क्वेश्चन। तुम सारे के सारे जब पेपर देने से पहले इन्हीं 35 क्वेश्चन की तैयारी करके जब पेपर दे रहे हो, 35 ही आते हैं जो पढ़ते हो उसमें से। तो तुम में से कोई इन 65 क्वेश्चन के लिए तो पुराने पेपर का रिवीजन देखता ही नहीं, इसलिए नंबर कम आ रहा है तुम्हारे। अरे जो अब तक अपने 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, पेपर इतने हो गए ना डिस्कस, मुझे नहीं पता कितने हुए, तो 5-6 पेपर डिस्कस हो गए होंगे। उसमें जो एलिमिनेशन, जो सिलेक्शन, जो तरीका समझाया गया था वो किसी एक पेज पे लिखा होगा ना, वो तुम इसको रिवाइज ही नहीं करता पेपर देने से पहले। तो 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए वो पिछले 5-6 पेपर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के रहे हो, ये बाद में कर लेना तुम। 65 क्वेश्चन करने के लिए पिछले 5-6 पेपर में जो चीज हमने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लगाई थी वो रिवाइज करनी पड़ेगी ना, वो तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। 35 क्वेश्चन के लिए तुम हर बार बहुत सारा पढ़ के आ जाते हो और फिर भी नंबर नहीं आते। सोचते हो इकोनॉमी तो बहुत अच्छी पढ़ ली, इस बार इकोनॉमी में नंबर आएंगे। अरे तो इकोनॉमी के प्योर नोट से 35 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी तो एलिमिनेशन से करना पड़ेगा, और एलिमिनेशन रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो ज्योग्राफी में जब अगला पेपर आए तो उससे पहले जो ट्रिक्स है, जो टेक्टिक्स है, जो तरीका है आंसर तक पहुंचने का, वो रिवाइज करना पहले पिछले 5-6 पेपर का। वो जो एक एक पेज पे तुमने आंसर लिख रखे हैं ना, उनको रिवाइज करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अल्टीमेटली तुम्हें 60 के आसपास क्वेश्चन उसी तरीके से करते हैं, पर वो रिवाइज नहीं कर रहे और फिर कह रहे हो नंबर कम आ रहे हैं। हाँ जी, ये बताओ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी गलत हुआ किस किस का? ठीक है, किसी का नहीं हुआ, तो आगे चलो। पवन, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेक्टर गलत हुआ किसी का? किसी गलत नहीं हुआ जीडीपी डिफ्लेक्टर? 1 2 ठीक है, ये भी नहीं गलत हुआ। बैंक स्प्रेड 53वां, ठीक है। 54वां अटेम्प्ट नहीं किया, सबका गलत है। चलो ठीक है, 54वां देखते हैं। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, दो चीजें हैं, वर्नाकुलर है, इनोवेशन प्रोग्राम है। इनोवेशन है तो साइंस मिनिस्ट्री हो सकती है इसका पार्ट, ठीक है। कल्चरल मिनिस्ट्री का काम प्रिजर्वेशन है, तो वर्नाकुलर का प्रिजर्वेशन कल्चरल मिनिस्ट्री होती तो मैं मान सकता था। बाकी कल्चरल मिनिस्ट्री जानबूझ के इसलिए दिया है क्योंकि वर्ड वर्नाकुलर दे दिया। कल्चरल मिनिस्ट्री का मेन डोमेन प्रिजर्वेशन से है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेजेस या जो भी है, ये होम डिपार्टमेंट का लैंग्वेज, जो होम लैंग्वेज है वो होम डिपार्टमेंट के अंदर है। तो आई हैव अ सीरियस रिजर्वेशन इन द फर्स्ट स्टेटमेंट। समझ में आ रही है तुम्हारे को बात? हाँ जी भैया। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, इट्स नॉट प्रिजर्विंग एनीथिंग। कल्चर क्या होता है? कल्चर इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम जनरेशन, राइट, और उसका प्रिजर्वेशन है कल्चर को, मतलब जब वो प्रिजर्व करके रखोगे तभी तो आगे जाएगा। Why would cultural ministry be counterintuitive to itself? Innovation is something new. इसलिए मुझे ये डाउट लग रहा है कि पहली स्टेटमेंट तो सही नहीं होनी चाहिए। दूसरी, all the 22 scheduled languages in the Indian Constitution are under the ambit of vernacular innovation program। मेरे को लगता है कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। बट यार वही बात है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर डी होना तो नहीं चाहिए। But I am very much tempted to write D because vernacular 22 तक सीमित नहीं होगा, अगर है भी तो। मैं तेरी बात समझ गया, और सारी की सारी उनमें इनोवेशन लाने की जरूरत नहीं है। ये बात भी ठीक है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं डी नहीं लगाऊंगा, इसका आंसर मैं बी लगाऊंगा अगर मुझे वहां लगाना होगा तो यूपीएससी में। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि नॉर्मली जब भी इस तरह की स्टेटमेंट बनती है ना,
यूपीएससी में वो ठीक नहीं होती है, ठीक है। बट मैं किसी भी सिचुएशन में डी आंसर नहीं लगाऊंगा इसका, इसलिए पहला तो मेरे को बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लग रहा था, मैं बी उत्तर लगा दूंगा। और इसकी बात भी ठीक है कि ये वर्ड यूज किया गया है, एम्बिट ऑफ इट नहीं लिखा हुआ, पूरा वर्ड यूज किया गया। हाँ, होम मिनिस्ट्री तो बोला मैंने, जैसे तो लेट हो गई थी शायद, मैंने सबसे पहले बोला ये लैंग्वेज डिपार्टमेंट ही होम मिनिस्ट्री के अंदर है। आंसर क्या है इसका? बी है भैया। लोग ये देख लो, ये वर्बेटिम है, पता लग रहा है ना? अच्छा पकड़ा इसने, पिछले क्वेश्चन में जो अपन डिस्कस किया था ना। और जानबूझ के ये लैंग्वेज क्यों दी गई है ऑल 22? बिकॉज नॉर्मली लोग ऑल 22 को गलत कर देंगे। तो अगर तुम्हें मतलब इस तरह की डायकोटोमी दिखे ना कि इट नहीं लगा हुआ, मतलब पूरा मेहनत करके स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो वो मेहनत नहीं की हुई, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। एक तुम्हें वहां पे वो लेना पड़ेगा। बाकी मैं तो इसको बी कैसे लगाता यूपीएससी में, मैं ऐसे किसी भी क्वेश्चन का जो एलियन क्वेश्चन है मैं डी आंसर लगाऊंगा ही नहीं, इसलिए मैं बी लगाता। तुम्हें ये चीज पल्ले पड़ी क्या, कल्चर को मैंने इनोवेशन से हटाया क्यों है? बिल्कुल ही अलग चीज है, डोमेन से अलग चीज नहीं करती है मिनिस्ट्री। एलटीआरओ हो गया था, टीएलटीआरओ एक का गलत है, 2 3 4 मेरा ही गलत हो गया। ठीक करता हूं अब मैं पहले तो क्वेश्चन पढ़ूंगा। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एक सिंपल सी बात है, इट हैज टू बी टारगेटेड। कि लॉन्ग टर्म रेपो का मतलब है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, कि आरबीआई किसी बैंक को लॉन्ग टर्म में पैसा देगी ये मैंडेट करके कि तू ये आगे इन्हीं सेक्टर को देगा या इतना परसेंटेज इस सेक्टर को जाना चाहिए। ये मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस नाम से। आरबीआई डायरेक्ट लैंड नहीं करती, टारगेटेड कैसे होगा फिर? कि मैं तेरे को 3 साल तक के लिए पैसा दे रही हूँ, तू आगे इसको रूरल हाउसिंग उनमें दे देना। ये है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन मेरे हिसाब से। स्पेसिफिक पहली स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती सर, क्योंकि यही मैं समझा और यही उत्तर में लिखा हुआ है। Fund raised by the banks under TLTROs are exempted from the regulatory requirement of the cash reserve ratio. ये टेक्निकल है यार। Funds raised by the banks under TLTROs, targeted long-term repo operations, are exempted from the regulatory requirement of the cash reserve ratio. CRR क्या होता है? कुछ पोर्शन 4% रखना है आपको एनडीटीएल का। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, अगर आप किसी को पैसा आगे दे रहे हो तो वो लायबिलिटी में है, वो आपकी कोस्ट में आएगा, एसेट में पैसा देना। सीआरआर है आपकी लायबिलिटीज, कितना आपके पास जमा है। अगर ये पैसा इसमें से घटा दिया जाए जो एसेट में दिया जा रहा है तो सीआरआर कम हो जाएगा, है ना? पर टीएलटीआरओ से इन्होंने आरबीआई से पैसे लिए हैं, आरबीआई से पैसे लिए हैं तो वो एनटीएलटीएल में आएंगे। आई डोंट थिंक सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। अगर मैं श्यामलाल से 100 रुपए लेके आता हूँ, दीपू को 10 रुपए देता हूँ, और वही 100 रुपए मैं जप्पू से लेके आता हूँ तो विपिन को देता हूँ। मैं ये कैसे डिफरेंशिएट करूंगा कि कौन से 100 में से 10 इसके पास गए? आई डोंट थिंक दिस स्टेटमेंट इज राइट। आंसर ए करूंगा मैं। सी है भैया। एसएलआर का काउंट मुनाल ने पढ़ाया हुआ है क्या? मुर्रा वो कहते हैं कि इसमें क्या होता है, एग्जेम्पशंस देते हैं, इससे पूरा बाहर नहीं निकालते हैं, जैसे 4% मेंटेन करना होता है, थोड़े कंसेशंस देते हैं उनको 3.5%। ऐसा नहीं होगा, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट 4% होगी, एनडीटीएल में से उसको माइनस कर देंगे ताकि वो 4% का टोटल अपने आप ही कम आ जाए। देख 4 को कम नहीं करेंगे, एनडीटीएल की जो टोटल अमाउंट है उसमें से टीएलटीआरओ घटा देंगे ताकि नेट परसेंटेज कम आ जाए, वो अलग चीज है।
मतलब कि ओवरऑल जो 4% अमाउंट कैलकुलेट करें वो कैसे मतलब बैंक्स को ये बात है, बैंक को तो इंसेंटिव ही नहीं है। काफी अच्छा, शानदार। देखो एक सिंपल सी बात देखो, मैडम मोहतरमा सही कह रही हैं कि आरबीआई से तो पैसे बैंक वैसे भी ले सकता है, वो टारगेट करेगा ही क्यों जब तक उसके पास इंसेंटिव नहीं होगा। इंसेंटिव तो सेकंड स्टेट में ही है। लॉन्ग टर्म ठीक है, पर एलटीआरओ भी तो होता है, टीएलटीआरओ क्यों करेगा? तो बैंक को खुद को इंसेंटिव होगा ना। काफी अच्छा भाई, इसमें तो ताली बजाना चाहिए। मेरी बात सुनो, जितना तुम इकोनॉमी के क्वेश्चन में जितना डीप जा रहा है ना, उतनी जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग कैसे सोचता है, अभी जैसे रघु ने बोला वो बढ़िया बात, उतना अगर सोच पा रहे हो तो उतनी ही थिंकिंग से आंसर देना है। ये बहुत अच्छी बात थी कि बैंक का भी इंसेंटिव सोचना चाहिए था, तो आंसर आ जाता सी। ठीक है, गुड। आगे भाई, T+1 सही है गलत है? ठीक है, 56वां नहीं करेंगे। 57वां WPI CPI ठीक है। 58वां डियर मनी ये गलत हो गया, गलत हुआ है। हाँ 4 तेरा भी गलत है। डियर मनी और किसके साथ गलत है? 4 ही लोगों का गलत है। ऑनलाइन कितने लोगों का गलत है भाई? मेरा गलत है सर। तो दो तो 4 ही है, यहाँ 4 कोई है टू बोरो। क्या देख रहा है? कोई नहीं, बाद में अब नहीं होगा 4 का तो गलत मैं नहीं करवाऊंगा। एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर 1 2 3 4 5 यही हो गए, 6 सभी का ही गलत है। क्या बात है, क्या यूनानिमिटी है। मेरा ठीक है। चलो देखते हैं इसका, देखते हैं। 59 X-ray polarimetry explorer consider the following statement. Wait, X-ray imaging X-ray मेरी चाय आई होगी यार, मैं चाय का वाह यार लड़का ले आया। अरे तो आगे हो जा, साइड है सौरभ। तुम के मतलब गेट पर बैठ जाता, तेरे दिमाग में आ ही रहा है कि भारी बात प्रवेश से कब की आड़ी कौन देना अंदर दरबारी पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर। एक सिंपल सी बात बताऊं तुम्हारे को, बिना ऑप्शन पढ़े मेरे को जो पहली चीज दिमाग में आ रही है ना, इट्स वेरी टेक्निकली इंटेंसिव टास्क। कारण बताऊं तुम्हारे को, साइंस स्टूडेंट होने के नाते जो भी चीज विजुअल रेंज से बाहर है ना, वो हर कोई आदमी नहीं कर सकता। समझ आ रहा है तुम्हें? जो तुम्हें कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सिर्फ 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच के हैं, जो भी तुम्हें दुनियादारी दिखाई दे रही है। जबकि स्पेक्ट्रल लेंथ तो बहुत बड़ी होती है। क्या तुम्हें रेडियो वेव्स दिखाई देती हैं? तुम फोन से पे एक दूसरे फोन से बात कर रहे हो तो जो रेडियो वेव्स जाती हैं वो दिखाई देती हैं? वो नहीं दिखाई देती ना, क्योंकि वो नॉर्मल नीचे वाली रेंज की होती है। फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत ज्यादा कम होती है और एक्सरे बहुत ज्यादा हाई होती है, और दिखाई तो वो भी नहीं देती तुम्हें। इनका एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव होगा, ये मेरी पहली थिंकिंग। तो जो भी इसमें न्यूज सेंस इस तरह की होगी जिसको ये नहीं पता है कि व्हाट इज इट अ गुड जॉब। यस, हंस क्यों रहे हो? यस, यू आर स्माइलिंग। अरे इट्स बीन 7 years since I'm teaching, I know you were smiling हसरत। मेरे को कारण जानना है, मेरे को भी हंसी आनी चाहिए। The observatory aims to study supernova remnants and black holes by orbiting around Earth's equator. Okay, एक ऑब्जर्वेटरी है, एक्सप्लोरर है, तो रेमिनेंट्स में से कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन, माइक्रोवेव्स आनी चाहिए, एक्सरे कैसे आएगी रेमिनेंट्स में से?
भी चीज रेमिनेंस है यार, वो एक्सरे कैसे एमिट करेगी? एक्सरे एक्टिव एनर्जी का पार्ट होता है। अर्थ इक्वेटर, स्पेसिफिक अर्थ इक्वेटर पूछ रहा है। व्हाई इटालियन? इटालियन इक्वेटर पे है क्या? इटली इक्वेटर पे है क्या? इक्वेटर से तो बहुत ऊपर है। दोनों स्टेटमेंट साथ में सही नहीं होनी चाहिए। नासा का इक्वेटर पे कुछ है? हवाई, हवाई इक्वेटर पे पड़ता है ना? इक्वेटर पे नहीं पड़ता, आसपास है। हवाई अलास्का के पास कहाँ है? इधर है, माइक्रोनेशिया पॉलिनेशिया में, इधर ही तो है हवाई। और कहाँ है? आइलैंड है भाई। अरे पैसिफिक ओशियन के बीच में है भाई, क्या बकवास करी जा रहे हो? हाँ, मार्शल आइलैंड के पास ही है। एनीवे मैं ये देख रहा हूँ एक्स-रेज और इटालियन स्पेस एजेंसी। नासा तो ठीक है, होना ही चाहिए, क्योंकि और किसी औकात नहीं है काम करने की। जबकि नासा का एक टेलीस्कोप भी है चंद्रा नाम से, जो एक्सरे और चंद्रशेखर वेंकटरमन पे ही है, और उसका काम चंद्रशेखर लिमिट को ही देखना है। चंद्रशेखर लिमिट इनमें से कुछ है नहीं है। रेमिनेंट्स, सुपरनोवा रेमिनेंट्स, वो एक्सरे एमिट करेंगे क्या? ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इक्वेटर। देखो मैं स्टेटमेंट, अगर मेरे को उत्तर लगाना होगा जैसे मैं बी लगाऊंगा सिर्फ, क्योंकि मेरे को दूसरा भी ठीक नहीं लग रहा बिकॉज ऑफ इटालियन स्पेस एजेंसी। बट सिंस मैं डी लगा नहीं सकता, पहला मेरे को ठीक नहीं लग रहा, तो मैं बी लगाऊंगा। वो कारण नहीं है, वो तो अपने उसमें कर लेते हैं, स्पेक्ट्रल लेंसिंग कर लेते हैं। फिजिक्स में नॉर्मली होता है कि आप किसी चीज़ों को वो कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो सर्टेन वेवलेंथ्स को। मतलब वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि रेमिनेंट्स में से एक्सरे नहीं आ रही। एक्सरे अपने नहीं देख सकते हैं ना, रेमिनेंट पे वो एक्सरे डालेंगे तो दिखेगा, तो उससे कर देंगे। इमेजिंग है ना, बात तो ये भी ठीक है। पर रेमिनेंट्स पे एक्सरे डालेंगे, ठीक है, फास्ट मूविंग है, वापस भी जल्दी आ जाएगी, तभी वो घूम के अपने डालते हुए पिक्चर से बहुत ही टेक्निकली साउंड हो जाएगा। ठीक है, ये गलत होना बनता भी है, क्योंकि मेरा पहला, मैं पेपर में गलती करता, मेरे को इस रेमिनेंट्स वर्ड से बड़ी दिक्कत थी, पर इसका ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी देख लेना, सोल्यूशन में भी यही होगा कि शायद एक्सरे डाल रहे हैं वो और फिर वापस आ रहे हैं। सुपरनोवा के रेमिनेंट्स एक्सरे एमिट करेंगे, बहुत ही ज्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट है। वो माइक्रोवेव ही होगी, एक्सरे नहीं होगी, क्योंकि रेमिनेंट्स बचे हैं उनमें तो एनर्जी बची नहीं ना। एनर्जी होती तो रेमिनेंट्स कैसे होते हैं? एक्टिव उसका पार्ट होता है, एक्सरे तो हाई एनर्जेटिक होता है, एक्सरे गामा रे तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, तो ये मेन एक्सप्लोजन का पार्ट होंगे, रेमिनेंट्स का पार्ट नहीं होंगे। एक्सरे अपने भेज क्यों रहे हैं? क्योंकि वो एनर्जेटिक है, जल्दी जाके वापस आ जाएगी, क्योंकि अपने को बहुत दूर का देखना है ना। हालांकि सारी सी की स्पीड से ट्रेवल करेगी सारा का सारा ये स्पेक्ट्रम, इतना डीप में मत जाओ, बट आई गेट इट कि एक्सरे से इमेजिंग ज्यादा अच्छी होगी बिकॉज ऑफ द एनर्जी, हाई एनर्जी होती है। नहीं, अगर ए सही ले लेता तो बी गलत कर जाता, मैं सी तो कभी नहीं लगाता इस वक्त। इटालियन का पता नहीं यार क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होगा। ये भैया मैंने अभी देखा, मैंने गलत मार्क कर रखा था, मैंने ए मार्क कर रखा था, सी आंसर गलत है मेरा। इटालियन क्यों है भाई, देखना कारण वो देखना है। एक्सप्लेनेशन में कोई देखना व्हाई इटालियन, अरे इसको बंद करके दोबारा चलाना इसी में से। हाँ, अब चला दिया। ये LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम हो गया था,
एक गलत, गलत। तो ही है, तेरा गलत था बस, ठीक है फिर अगले पे चलो। जीरो बेस्ड बजटिंग, इन्हीं लोगों का गलत हुआ। जीरो बेस्ड बजटिंग किस किसका गलत है? रेज योर हैंड्स। एक गलत है और ठीक है फिर बढ़िया। जीएसटी 1 2 3 4, मेरा भी गलत है। which of the following are the central level taxes that have been subsumed under GST? ऑक्ट्रॉय और एंटी टैक्स तो पक्का ही सबस्यूम हो गया, ठीक है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सबस्यूम हो गया, एक और दो ही तो है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी तो लगती है टोबैको पे, टोबैको पे लगती है एक्सटर्नल एडिशनल कस्टम ड्यूटी। तो ये वो स्पेशल कस्टम ड्यूटी है। यार एडिशनल कस्टम ड्यूटी तो लगती है, उसका नाम क्या है टोबैको पे जो लगता है? यार सारे मेरी मुंह की तरफ देख रहे हैं, नोट्स में लिखा हुआ है 10% जो एक्स्ट्रा लगता है टोबैको पे, इंपोर्ट पे। सेस है क्या वो? तो फिर आंसर डी है, यही है। ना 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 ना, ऑक्ट्रॉय कंफर्म। अच्छा सेंट्रल लेवल का पूछा है। ओहो, ओके 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 ओके। ऑक्ट्रॉय स्टेट टैक्स है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने अभी देखा। बिल्कुल बिल्कुल उत्तर बी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं दिया उत्तर। ऑक्ट्रॉय चुंगी को कहते हैं। किसको भैया? चुंगी चुंगी, चुंगी मतलब? ऑक्ट्रॉय। पेमेंट बैंक पता है? हाँ बढ़िया, बताइए तेरे को। अगला, कंपनी लुकिंग टू रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, ठीक हुआ था? एक गलत, दो गलत, ये मेरा दो गलत ही है। गलत, गलत है सर। 3 4 5 तो नहीं हुए ना, तुम में से 5 सारे बोलेंगे तभी गलत होगा। असिग्मा, ये 65वां सबका ही गलत है क्या? 1 2 3, ऑनलाइन किसका गलत है? 65वां। मेरा। ठीक है 4 5 हो गए। ठीक है करते हैं। With reference to Asigma Army Secure Indigenous Messaging Application, okay. Asigma is being deployed as a replacement of Army Wide Area Network. Okay, it's a messaging platform, right? इसलिए क्या होगा? बहुत ज़्यादा करना है। The web-based application has been designed and developed by the NIC नीति। तो ये तो सारा काम यही करती है, NIC करती है इसका। और वाइड एरिया नेटवर्क रिप्लेसमेंट। वाइड एरिया नेटवर्क में तो इंटरनेट भी चलता होगा ना? Army Secure Indigenous Messaging Application। क्या हो सकता है? Sigma is being deployed as a replacement of Army Wide Area Network। सोचो आर्मी को किस सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे क्या? AWAN, Army Secure Indigenous। The web-based application has been designed and developed by NIC नीति। Informatics Center है। एक ऐप थी ना जिसमें गवर्नमेंट संदेश, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसी से एक दूसरे को मैसेज भेजते थे, वो भी एनआईसी ने डेवलप की थी। खुद की होती है इनकी डिवीजन, खुद की होती है। मैं छोड़ूंगा यार ये क्वेश्चन।
क्योंकि मेरे पास वो रीजनिंग नहीं है इसको वो करने की। डी मैं कर नहीं सकता, बाकी ऐसी कोई रीजनिंग है नहीं। वैसे इसमें वो सेम लॉजिक दोबारा लग रहा है। सिग्मा वर्ड एक में यूज किया पहली स्टेटमेंट में, दूसरे में द वेब बेस्ड एप्लीकेशन। पर ये हमेशा नहीं चलेगा, पर जहाँ पे भी डाउट होना चला देना, देखी जाएगी। हाँ हाँ वही 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 उसने लगाया लॉजिक। लॉजिक वही उसने लगाया। बट ऐसा नहीं है ना कि वही है ना कि वो तुमने गाना नहीं सुना उसका गुलाल मूवी का, आज तो यह चड्डी भी सिलती इंग्लिशों के मिल में। तो ऐसा थोड़ी है कि डीआरडीओ के लोग तो कच्चे पहनेंगे, वो भी नाइकी के नहीं हो सकते, बाहर के लोग ही बनाएंगे। ऐसा नहीं है मतलब डीआरडीओ की मतलब डिफेंस की सारी चीजें बाहर के लोग बनाएंगे। बट ये आर्मी एज ए होल को काफी ज्यादा वो कर रहा है, कैटर कर रहा है, तो इट शुड इन्वॉल्व समथिंग व्हिच इज नॉट ए स्लोली सिविलियन बॉडी। नहीं नहीं, ऐसे में तो अगर दूसरा एलिमिनेट कर दिया आपने तो डी मारना ही नहीं है, तो ए उत्तर हो गया। तूने वेब बेस्ड से हटा दिया इसको, लानत है तेरे पे। ये है भी वेब बेस्ड यार, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर शॉर्ट एरिया पे होगा तो तूने पहली भी हटाई होगी, डी मारा होगा। तो वाइड एरिया है वो, तो रिप्लेसमेंट ऑफ वाइड एरिया। जिस इसको रिप्लेस करेंगे उससे छोटा थोड़ी करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट लाएंगे। आप अगले 150 सालों तक चुप रहेंगे। ये क्या है? सिग्नियोरेज किस किस का गलत हुआ है? 2 गलत। 3 का ही गलत हुआ है। गलत है। 4 ऐसे क्या तुम दिनों अटेम्प्ट करे हो? बड़ा जल्दी हाथ खड़े होकर है। मतलब एक सिंपल सी बात आता हूँ, ये जो है ना समथिंग, ये जो रेज वेज इस तरह के वर्ड है ना, जितने भी मतलब जिनको भी ये टेक्निकल शब्दों का वो आइडिया नहीं है, इट हैज समथिंग पोस्ट इन ए मैनर व्हिच डज नॉट रिजल्ट इन एनीथिंग। रेज क्या होती है? मैं तो ऐसे ही करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को। इट हैज टू बी समथिंग व्हिच इज नॉट फ्रूटफुल। नहीं पल्ले पड़ रही बात है, पर सारे इसमें सब में कॉस्ट लिख रखा है। खैर उत्तर बी या डी में से एक होगा। प्रॉफिट गवर्नमेंट, ना प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, नाम ही इस तरह का है, इसके तो नेगेटिव कॉनोटेशन ही है। तो कॉस्ट बी सी डी में है। अब सी और डी इस तरह की क्वेश्चन है, ये आंसर इनमें से एक होगा। भैया ए आंसर ए होगा। फक, ये उल्टा पड़ गया। तो आंसर कॉस्ट वाला ही होता है, 3 में अगर कॉस्ट। इसमें भैया ये जो मिंटिंग लिखा था ना वो गलत लग रहा था बस थोड़ा सा ना, कि कॉइंस ना हो कि शायद प्रिंटिंग होता शायद, बाकी याद नहीं था। अरे मैंने अंग्रेजी मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, मैंने तो रेंज वर्ड से ही देखा था। अरे तुम्हें पता होगा इकोनॉमी वाले, तुझे पता था ये? मतलब कई सोर्सेज ऑफ अर्निंग होती है, उनमें से एक है ये नोट्स में लिखा हुआ है, होगा शायद। बहुत बड़ी बात है यार ये तो। मैं तो रेंज रूट से कराता इसको।
मैं उत्तर सी या डी में से एक करता, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट कुछ है ही नहीं मेरे को। सीपीआई 1 2 3, अरे गलत। बाप रे इतना लोग, मेरा भी गलत हो गया। तेरा भी गलत हो गया। अरे तेजन, तेरे को और तीनों को तो मैं गिन ही रहा हूँ हर क्वेश्चन में। पिछला भैया वैसे ठीक था मेरा। बताइए। The weight of goods measured in the CPI differ according to the production level of the goods. क्या? CPI exclude the price of imported goods और the weight consumer के पास जो weight जा रहा है वही CPI। प्रोडक्शन लेवल कितना हो रहा है उससे घंटा फर्क पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करो। क्योंकि उसमें तो वेट फिक्स है, प्रोडक्शन लेवल से क्या फर्क पड़ेगा। उत्तर मैं तो ए करूंगा जी। डी है भैया आंसर। अरे मैं ऐसे क्वेश्चन का डी करता नहीं हूँ ना, पढ़ा ही नहीं है स्टेटमेंट। नहीं हाँ ठीक है, मतलब सही है, दाल दूल का प्राइसेस ये सही कह रहा है, ऊपर नीचे जाते ही नहीं। मैंने तो बी स्टेटमेंट पढ़ी क्योंकि मुझे लगा तुम्हें डाउट बी पे ही होगा। पहले वाले इंपोर्टेड काउंट होते हैं यार, इंक्लूड होते हैं, तभी तो दाल का प्राइस ऊपर नीचे होता है सीपीआई में। ठीक है। सॉरी, मतलब पढ़ना चाहिए था, ये मेरी जल्दबाजी थी। यू कैन पनिश मी लेटर। इक्विलाइजेशन लेवी सबका सही है? नहीं भैया, तो ये भैया पढ़ा भी था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। 2 गलत, 3 लोगों का गलत है और 4 गलत है। मेरा भी 5 6। ओहो। So equalization levy was introduced to tax payment for digital advertisement services received by resident companies with a permanent establishment in India. अच्छा, levy of 5% is levied on all e-commerce operator providing e-commerce supply to a person resident in India. 2% दिया, 5% कैसे कर दिया? ऑल भी लिखा है भैया, ऑल ई कॉमर्स। अरे कुछ भी लिखा हो। हाँ, रेंज और परसेंटेज सही हो सकती है, एब्सोल्यूट नंबर हमेशा गलत होगा, पर ये मेरे को याद था 2% है। Equalization levy was introduced to tax payments for digital advertisement services received by resident companies। यार परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत ही नहीं है, अगर रेजिडेंट कंपनी है तो वो तो एस्टेब्लिश वो लेगी। देखो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होता तो इक्विलाइजेशन लेवी लाने की जरूरत ही क्या थी, वो तो वैसे भी लॉ ऑफ द लैंड एमिनेंट डोमेन प्रिंसिपल के तहत टैक्सेबल होती। मैं तो उत्तर डी करूंगा। ठीक है भैया। इक्विलाइजेशन लेवी तभी तो लेके आए ना कि वो बाहर की कंपनी है और इंडियन उनको सर्विसेज ऑफर कर रही है, उनसे टैक्स लिया जाएगा। और अगर रेजिडेंट इंडिया एस्टैब्लिश्ड इंडिया में है तो एमिनेंट डोमेन प्रिंसिपल है ना कि लॉ ऑफ द लैंड विल अप्लाई टू दोज हु लिविंग ऑन दैट लैंड। तभी तो फेसबुक और अमेज़न पे लग नहीं रहा अपना, बिकॉज़ दे आर आउटसाइड द एमिनेंट डोमेन प्रिंसिपल। ये भैया क्या लॉजिक लगाया, ये मैं समझा नहीं। एमिनेंट डोमेन प्रिंसिपल होता है यार पॉलिटी में कि आपके रूल वहां तक लगेंगे जहां तक आपकी लैंड बाउंड्री पे जुरिसडिक्शन चलता है। ठीक है, तो इसलिए तो अमेज़न और फेसबुक को अपने टैक्स नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ दे आर नॉट बेस्ड अपॉन लैंड। तो ये तो साफ-साफ कह रहा है कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। सर्विसेज रिसीव्ड बाय, वो मैं समझ गया, बट प्रॉब्लम इसमें इतनी है ना कि अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो इक्विलाइजेशन लेवी लाने की जरूरत ही नहीं है, तो टैक्सेबल है सीधा ही, टैक्स नहीं कर रहे हैं भैया। वो जैसे बाहर लेके प्रॉफिट शिफ्टिंग वाला सा चक्कर नहीं है क्या इनका? Equalization levy was introduced to tax payments for digital advertisements services। हाँ, received by, मतलब इन्होंने टैक्स पेमेंट उन पे लगा रहे हैं ना
जो जिसके पास पैसा जा रहा है उसके पास कम जाएगा ना पैसा। कहानी तो सर यही थी। ये सेंटेंस गलत इसलिए ही हमेशा सही नहीं है। मतलब इन्होंने बोला है कि लास्ट में लगता है इसी चीज के लिए, पर केवल उन कंपनी पे लगेगा जो बाहर है। तो वही तो वो परमानेंट स्पेसिफाइड वाले होते हैं, कोई बात है। मुझे लगा मैं क्या गलत बोल गया। To tax payment तो अपनी बातें आज रिकॉर्ड कर सुनना बाद में। क्या हुआ एजेंट, क्या हुआ? ये फिर देखूंगे टॉपिक और तो क्या है। चलो कोई नहीं। M3 एंड M4 किसी का गलत हुआ है क्या? M3 M4 गलत हो गया। आपका गलत है या सही है? हाँ तो बस साधु प्रकट 3 4 5 सबका गलत हो गया। नहीं, M1 M3 सही है। सबसे लिक्विड M1 है। तो पहली तो गलत है स्टेटमेंट। Coins in a circulation can be categorized as a broad money nature. Currency in coins in circulation तो M1 होता है, तो नैरो मनी होती है। उत्तर बी होना चाहिए। सी भी है। M1 प्लस कुछ और होगा। तेरी बात में सारी समझ गया, बात तेरी में सारी समझ गया, पर इसको तो यार इस लैंग्वेज को मेरे साथ तो ऐसे ही लेना पड़ेगा कि कॉइन्स है सबसे पहले कहा रखोगे उसको। M1 में जाएगा ना यार। और M3 क्या होता है? अरे आई गेट इट, तेरी बात में समझ गया। तू मेरी समझ पा रही है कि जबकि कॉइन की बात हो रही है ना कि कैटेगरी किस में रखोगे कॉइन, तो कॉइन M1 में जाएगा। M3 में M1 प्लस कुछ और जाएगा। ये मतलब क्वेश्चन में ये ब्रॉड मनी ब्रैकेट में लिखा है। अरे ये ब्रॉड मनी ब्रैकेट में मेरा M3 ब्रॉड मनी के अंदर है क्या आ गया? हां ये नीचे वाला ब्रॉड मनी स्टेटमेंट में आता है। ब्रॉड मनी M1 ये नीचे वाले ब्रॉड मनी ये M3 और M4 नहीं देखते हैं। ये वो देख रहे हैं लिक्विड और हाई कम लिक्विड से। अरे कॉइन और करेंसी इन सर्कुलेशन बैंक डिपॉजिट्स नैरो मनी होता है। जो चीज नैरो है वो ब्रॉड का तो पार्ट होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ब्रॉड में कैटेगराइज कर दो। ये वैसे नहीं होता है सबसेट है पूरी होगी ब्रॉड में स्कैन करते हैं। मैं ये कह रहा हूं पॉइंट कैन बी पार्ट ऑफ ब्रॉड मनी, तो ये इसको ऐसे कहते हैं ब्रॉड मनी का एक सब्सिक्वेंट पार्ट कोई भी मतलब ये ब्रॉड मनी अगर M3 होता तो ठीक है। हाँ ये इन्होंने इस ब्रॉड मनी और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। ऊपर ब्रॉड मनी ब्रैकेट में M3 और M4 नहीं तो भी यार कोई बात मत करना ऐसा। मतलब क्वेश्चन आ गया कॉइन इन सर्कुलेशन आर पार्ट ऑफ M3, ये सही। हाँ ये सही होगा। ये क्वेश्चन आंसर है। ये 2 महीने निकालता है। हां वही 2 महीने का। चलो तुम अपना सही काम, तुम्हारी लॉजिक गारंटी जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो ठीक। CPS सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम गलत है किसी का? गलत। नहीं धीरे धीरे हाथ खड़ा करता रहता है। एक का ही गलत है। गलत भी है। अरे तेरा तो मान के चलता हूँ तो ही तो है वो एक है। अच्छा 2 3 का ही गलत है। चलो आगे वाले पे आओ फिर। शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया 1 2 3 4